विजयी होके बाहर आ जाओ, हो गया। तो ऐसा नहीं है। इसकी वजह से इंडियन रोड जो है यार अनसेफ है। ये लगाने के बाद से 5000 RPM तो कंट्रोल की कमी आती थी, उसके बाद लोग बदतमीज और उनमें ज्ञान की कमी की है। तो भाई वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग ऑफ एडवेंचर KTM 390। और यार आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। इसकी विंडशील्ड तो है ना वो मैंने निकाल दिया, आपको दिख रहा होगा, विंडशील्ड निकाल दी। और अब इसका विदाउट विंडशील्ड हम करेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट। तो 1524 किलोमीटर बाइक को हो गए हैं। आप मेरे से रिव्यू पूछो, बहुत छोटे से शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे को ये बाइक बेस्ट लगी। और हाँ, मैं इसके ऊपर 4.5 लाख रुपए फिर से खर्च करना चाहूँगा, ठीक है, अगर मेरे को ऑप्शन मिले तो। ठीक है, मैं दूसरी बाइक नहीं लूँगा बिकॉज़ बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूँ मैं परफॉर्मेंस से, वेट मैनेजमेंट से और ओवरऑल बाइक जो लुक है या फिर ओनरशिप है उससे। ठीक है, बाइक के स्पेयर पार्ट सस्ते हैं। क्लच लीवर टूट गया था, 220-300 रुपये का चेंज हो गया। ठीक है, 200 रुपये का क्लच लीवर था, 100 रुपये की 150 रुपये की लेबर लगी, 350 में क्लच लीवर चेंज हो गया। ये एडजस्टेबल वाला क्लच लीवर है, याद रखो, कोई यूजुअल क्लच लीवर नहीं है। तो 350 रुपये में अगर तुम्हें मिल रहा है एडजस्टेबल तो भाई बहुत बढ़िया है। रॉयल एनफील्ड में जब आप ये सेम चीज़ें पता करोगे ना, बहुत महंगी है। सेकेंडली KTM की हिस्ट्री रही है भाई, ये ऑफ रोड बाइक बहुत अरसे से बना रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे रिनाउंस्ड, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंस्ड ब्रांड है ये। ठीक है, सो काफ़ी रिलायबल बाइक्स हैं। बजाज के टेक ओवर के बाद से मेरे को अभी पता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज आया कि नहीं। अभी तक किसी ने कुछ ऐसा कंप्लेंट नहीं किया है जब से बजाज ने टेक ओवर किया है कि भाई बाइक वगैरह की क्वालिटी कम हो गई या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंडली सस्पेंशन वाइज देखो, अब मैं इस बाइक को थोड़ा रगड़ना शुरू किया है, ऑफ रोडिंग में इसको अच्छा खासा करना शुरू किया है। सेटिस्फैक्शन, आई वुड से आई एम वेरी हाईली सेटिस्फाइड विद द ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, आप मेरे बाकी ब्लॉग्स देख सकते हो, मैं अच्छी खासी स्पीड पे काफ़ी लंबे ट्रेल्स पे जाता हूँ घर के पास में। आज तो हम हाईवे पे जाने वाले हैं, बट यू कैन जस्ट गो टू एनी ऑफ माई प्रीवियस ब्लॉग्स, बहुत सारे मेरे उधर के ही रहते हैं। आज मैं उधर इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि जनरली मेरे सारे ब्लॉग वहीं के ही रहते हैं, ऑफ रोड ट्रेल के। ठीक है, आज हम जा रहे हैं स्पीड टेस्ट करने के लिए। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ, माइक को, थोड़ा बेटर रहेगा अगर हेलमेट बंद कर दो तो। हाँ, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है भाई। अभी गर्मी लगेगी हेलमेट के अंदर, पर क्या करें, अब अच्छी ऑडियो के लिए तो ये करना पड़ेगा ना। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब हल्का सा हेलमेट को मैं खोल के रखता हूँ तो एको कम होता है और आवाज़ बढ़िया आती है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अमेजिंग। सभी लोगों का एक ही डाउट होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली है भाई, लो एंड परफॉर्मेंस, लो RPM पे बाइक कैसा बिहेव करती है। ठीक है भाई, बाइक जो है ट्रिप तो नहीं मार जाती, क्या बोलते हैं, स्टॉल बोलते हैं ना, स्टॉल तो नहीं मार जाती है भाई। देखो ऑनेस्टली बताता हूँ, वंस इन 15 डेज़ ऐसा होता है कि बाइक स्टॉल होती है, बट ऐसा नहीं है कि उस टाइम कुछ पावर की ज़रूरत थी, लैक ऑफ पावर की वजह से स्टॉल हो गया। मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं लोअर गियर्स पे होता हूँ और मैंने पूरा क्लच खींच दिया और सडन कुछ ऐसा अब्रप्शन सा होता है, तो उस टाइम पे बाइक स्टॉल हुई है। स्टॉल मतलब इंजन बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाइक पावर की वजह से हुई है, वो एक सेपरेट चीज़ है। और वो तो यार मेरे को रॉयल एनफील्ड में भी होता है, बहुत बार होता है। ठीक है, वो पल्सर में भी होता था। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर। ठीक है, सेकेंडली लो एंड परफॉर्मेंस, चलो आपके सामने ही टेस्ट कर लेते हैं। अभी 5वें गियर पे, चौथा गियर थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। देखो मैं ऐसा कुछ ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी प्रूवन है, मैं आपके सामने ही ट्राई करके देखूँगा कि कितने लोअर गियर में कितनी मतलब कितनी स्पीड से बाइक पिक कर लेती है। अभी देखो 13 गियर पे 17 की स्पीड पे तो इसका एक क्रॉल मोड चल रहा है। ठीक है, 17-18 मैंने कोई रेस नहीं दी हुई है, 17-18 पे क्रॉल मोड चल रहा है। अगर मैं यहाँ से झटका मार के पिक करूँगा तो ये तो तीसरे गियर की परफॉर्मेंस थी। मैंने पूरी रेस नहीं दी है, पहले बता देता हूँ, मैं पूरा थ्रोटल नहीं पुश करता हूँ, मेरी आदत नहीं है इस वजह से। ठीक है, अभी आपको चौथे गियर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चौथे गियर में मेरे को लगता है कि शायद क्रॉल मोड जवाब दे जाए, क्योंकि चौथा गियर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यार ये थ्रोटल छोड़ने के लिए। कड़कड़ हो गई भाई। ठीक है, 22 की स्पीड के नीचे। पर चौथे गियर में अगर तुम 22-23 की स्पीड पे जा रहे हो तो भाई आई थिंक दैट इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आई वुड से। वो शुरू के 5-10 दिन में होगा, अगर आप किसी बहुत छोटी बाइक से ऊपर आप अपग्रेड कर रहे हो आपने तो हो सकता है। अदरवाइज़ इस बाइक को आप हमेशा 3 से 3,500 की RPM की रेंज में ही चलाओगे ड्यूरिंग द सिटी राइड्स। जनरल अगर आप कंफर्ट राइड चाहते हो तो 3 से 3,500 की रेंज पे चलाओगे, वो आप समझ जाओगे पहले 15-20 दिन के बाद। वो कैरेक्टर होता है बाइक का। ठीक है, अभी दूसरा यहाँ पे थोड़ा इशू होता है कि लोग बाइक ले लेते हैं बड़ी
उसके बाद वो सोचते हैं कि अब माइलेज कैसे निकालूं, उस चक्कर में वो लो आरपीएम पे चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि भाई मे बी आप बेटर कोई और बाइक ले लो, ठीक है। तब उस केस में बोल सकता हूँ आप हिमालयन ले लो, इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी। बट उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बाइक बड़ी लो ही मत यार, क्योंकि आप लो आरपीएम पे चला के कार्बन भर दोगे सारा अपने वाल्व्स में, और जो सारा इंजन जो है ना उसको डिकाप की ज़रूरत पड़ जाएगी थोड़े टाइम बाद। जनरली तो जितने एग्जॉस्ट वाल्व होंगे वहाँ पे कार्बन आ जाएगा, इवन सक्शन वाल्व्स में भी कार्बन जम जाता है। उसके बाद आउटलेट साइड जितने होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ एग्जॉस्ट गैस जाएगी, जहाँ जहाँ ये लूब ऑयल का काम है, वहाँ सब जगह पे कार्बनाइज हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर लुब्रिकेशन भी अच्छा नहीं होता है लोअर स्पीड पे। जनरली ये अच्छा नहीं है आपके बाइक के लिए कि आप उसको कम आरपीएम पे चलाओ, उसकी जो ऑप्टिमम रेंज है उस पर चलाओ। मैं नहीं कहता कि बहुत खींच दो सीधा 8000 पे, मैं जनरली ये बता सकता हूँ बेस्ट रेंज 3 से 4000 की है, ठीक है। वाइब्रेशन पे आते हैं, ठीक है, ये जो मैंने लगाया है गार्ड, ये लगाने के बाद से 5000 आरपीएम की जो रेंज में वाइब्रेशन आती थी भाई वो गजब तरीके से गायब हो चुकी है। वो किधर इधर उधर और डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, और मे भी गायब ही होगी। अब बची है वाइब्रेशन सिर्फ फुट पैक पे। फुट पैक वाली वाइब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रॉस रोड आती है, वो अभी आनी शुरू नहीं हुई, बट जैसी आएगी हम उसको लगवा लेंगे। वो KTM से ही मिल जाएगी, वो एंड्यूरो की है, ठीक है। एंड्यूरो में फुट होती है, इसमें भी हो जाएगी इजीली। अभी एंड्यूरो वर्जन ज़्यादा आए नहीं है, तो वेट करो थोड़ा, मिल जाएगी। और फुट पैक की वाइब्रेशन के लिए मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, आपका जूता जो है उसकी सोल सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर उसकी सोल थोड़ी सी सॉफ्ट है, हाइकिंग बूट है वो भी चलेगा, नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ है वो भी चलेगा। मैंने जो पहने हैं वो स्नीकर्स हार्ड सोल वाले स्नीकर्स हैं, तो उसमें मेरे को फील होती है। मैं कहूँगा ये बड़े मोटी सोल है इसकी, एडिडास की, और सबसे मोटा जूता यही है। मैं सेफ्टी के लिए इसको पहन लेता हूँ जब तक मैं प्रॉपर बाइकिंग शूज़ नहीं लेता हूँ। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ पहनो, उसके अंदर आपको वाइब्रेशन नहीं आएगी, ठीक है। पतली नॉर्मल सी सोल वाला जो है ना, 1 सेंटीमीटर से जो मोटी 10-15 mm से मोटी सोल होगी, वो सारे जूते आपके बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ कोई ऐसा भाई मतलब मेजर कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है कभी कभी, बट अदरवाइज़ ये नहीं है कि भाई आप बाइक की ओनरशिप में आपको कुछ इफेक्ट डालेगा, आप ध्यान भी नहीं दोगे उस तरफ। कमियाँ ढूंढने निकलोगे तो फिर हर जगह कुछ ना कुछ कमी ऐसे हर चीज़ में मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है, रियर व्यू मिरर्स अमेजिंग है, लाइटिंग इसकी जो स्क्रीन है पूरा ब्राइट लाइट से लेके किसी भी कंडीशन में हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। ये देखो मैं अभी बता रहा था ना कि वाइब्रेशन स्क्रीन को आप हिलाओगे तो थोड़ी ढीली जरूर है, बट वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन आती है यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर कैमरा माउंट कर देते हो, ठीक है। ओके, हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो परफॉर्मेंस इट इज़ वेरी गुड। सीट का अब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, सीट फुद्दू है भाई। मैं अब बोल रहा हूँ 1500 किलोमीटर हो गए ना, क्यों फुद्दू है, क्योंकि अगर मैं 100 किलोमीटर चला लेता हूँ ना तो भाई दुखती है थोड़ी, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है। तो जेल सीट तो आई वुड से मैंडेटरी है भाई, या फिर आफ्टर मार्केट सीट थोड़ी सी किसी से बढ़िया बनवा लो। रीज़न बीइंग ये है कि यार इस बाइक को इन्होंने फोकस किया था कि प्रॉपर डकार रैली इंस्पायर्ड नहीं है ये, बट इन्होंने फोकस किया कि ऑफ रोडेबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा रखेंगे। अब वो एडवेंचर एक्स में भी उन्होंने वही सेम सीट दे दी, इसमें भी वही सेम सीट दे दी। सीट आई वुड से थोड़ी बेटर कर सकते थे एडवेंचर सीरीज़ में, एंड्यूरो में डाल देते थोड़ी टफ सीट ऐसी वाली। ये जो सीट है ये ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाईवे के लिए ओके है मैं कहूँगा। आप बिल्कुल नए राइडर हो तो भाई शुरू में ही ले लेना जेल सीट, क्योंकि आपको तो आदत नहीं होगी पीछे दुखवाने की, ठीक है। जो पुराने राइडर हो जाते हैं वो थोड़ा उनका पिछवाड़ा लोहे का हो जाता है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड पे मैं बोलूँगा कि अगर मेरी पिछवाड़ा जो है 140 किलोमीटर में दुखता है तो इसमें भाई 80 किलोमीटर में दुखना शुरू हो जाता है। इतनी बुरी है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये याद रखो कि मैं कह रहा हूँ कि अगर 140 पे जितना वहाँ दुखता है उतना यहाँ पे 80 में दुख जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़िया अगर जेल सीट लग जाए, जिसकी कॉस्ट 2000 के आसपास आई थिंक है, वैसे 1400 रुपये है ग्रैंड पिट स्टॉप की। 1-2 कंपनियाँ और बना रही हैं, मैं जब लूँगा तो मैं रिव्यू डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद भाई और हाईवे कंफर्ट की हम बात कर रहे थे। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में हल्का सा डाल देना, आगे कंप्रेशन और ये जो है रिबाउंड जो है मैं कहूँगा जो स्टैंडर्ड आता है ना फैक्ट्री से, वो होता है 10-10 आगे और नहीं शायद 15-15 आगे। वो चेक कर लेना यार, जितना फैक्ट्री सेटिंग होगी ना कंप्रेशन की उससे 4 क्लिक आप सॉफ्टर साइड में डाल दो, ठीक है। दैट वुड बी योर बेस्ट बेट। चलो अभी हम आ गए हैं, 5 मिनट का ये ऑफ रोड रास्ता है, उसके बाद हम हाईवे पे आ जाएंगे।
5 मिनट का भी नहीं था। खड़े हो जाओ बाइक पे यार, सच्ची बता रहा हूँ। और उसके बाद तो ये ऑफ रोड क्या है, तो चबा जाती है हर तरीके के रास्ते को। मेरे फ्रेंड एक रिसेंटली सुजुकी वीस्टॉर्म 250 पे आए थे, उनकी बाइक को मैंने राइड किया, उन्होंने मेरी बाइक को राइड किया, एंड वी बोथ अप्रिशिएटेड ईच अदर्स बाइक। मेरे को उनकी बाइक के इंजन की रिफाइनमेंट बहुत अच्छी लगी, और उनको ये लगा कि भाई इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है। सो यू नो भाई देखो, इस तरीके की आपकी बाइकिंग कम्युनिटी होनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पे कुछ नहीं, सिर्फ हेट मचाई जा रही है, ठीक है। रेज बेट वीडियोस बना रहे हैं कि हिमालयन वाले KTM की बेइज्जती कर रहे हैं, KTM वाले इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है। यार हमारी बाइकिंग इंडस्ट्री जो है ना, जस्ट अभी ग्रो करनी शुरू करी है, बच्चों वाले फेस में है। हम अभी डबल सिलेंडर इंजन पे जस्ट आए हैं, और अभी से हमने हेटरेट शुरू कर दी, ठीक है। इनलाइन 4 तो अभी भाई कितने लोगों ने लिए हैं इंडिया में, बहुत कम होंगे, ठीक है। पर क्या है, अपने यहाँ पे है ही जब टॉक्सिक सोसाइटी, टॉक्सिक कल्चर है, तो मैं क्या बोलूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ आप लोगों को कि भाई रिस्पेक्टफुल रहो, बाकियों की रिस्पेक्ट करो, आप अपनी भी रिस्पेक्ट करो, ये हरकतें मत करो, ठीक है। कंटेंट बनाने के लिए तुम बाइकिंग कम्युनिटी की ऐसी ऐसी मत करो। जैसे सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ जो मेरे को लगती है आजकल, ये इंजन ब्रेकिंग वाला चला हुआ है ना। लोगों को लगा भाई ब्रेकें निकलवा दो ना अपनी बाइक से, इंजन ब्रेकिंग ही करते रहो। हर तीसरा चौथा कंटेंट क्रिएट करने वाला जो है, कुछ ना कुछ फालतू की अगड़म शगड़म वीडियो दिखाएगा और बोलेगा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो, मैं आपको सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा। भाई इंजन ब्रेकिंग सालों से यूज़ होती आ रही है। पहाड़ों पे जो चलने वाले लोग हैं, पहाड़ियों को पूछ लो, भाई इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हैं वो। मतलब इंजन ब्रेकिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई इंजन ही ब्रेक है तुम्हारी, उसको हेल्प करते हैं, उससे यार असिस्टेंस मिलती है, ठीक है। और पता नहीं कैसे नूबड़े ड्राइवर होते हैं, दिखाते हैं पूरा गेयर वेयर पहन के, और अपना ही कोई एक्सीडेंट दिखाएंगे और बोलेंगे ये देखो ये इसकी वजह से हुआ। भाइयों के स्टीयरिंग मतलब हैंडल जो है, हैंडल वोबल कर जाते हैं हाईवे पे चलते चलते। अब मैं क्या करूं भाई, मैं 15 साल से बाइक चला रहा हूँ, मेरा आज तक हैंडल वोबल नहीं किया। रॉयल एनफील्ड 500 जो है, मैंने पूरी स्पीड पे लंबे स्ट्रेचेस पे खींची है, 120-130 की स्पीड पे बहुत लंबे स्ट्रेचेस पे खींची है। मेरा तो आज तक रॉयल एनफील्ड पे हैंडल वोबल हुआ नहीं। तुम्हारे अच्छी परफॉर्मेंस बाइक्स पे हैंडल वोबल हो जाते हैं, तो क्या करें, ठीक है भाई। कंटेंट बनाने के लिए दुनिया बना रही है, मैं तो यही कर सकता हूँ कि कंटेंट के लिए मैं फालतू का झूठ वूठ नहीं बोल सकता हूँ, जो है वो बता देंगे, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। एक्सपीरियंस राइडर मैं भी हूँ, तीसरी मेरी बाइक है ये, बाइक चलाता आ रहा हूँ 15-20 साल से, और बहुत बढ़िया जगह बाइक चलाई है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आई एम क्वाइट ए सेफ ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सस्पेंशन को एकदम हार्डेस्ट पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी तक ट्राई ज़्यादा नहीं की है, एक ही बार मैंने ट्रायल किया था। सो दिस इज़ ऑन द हार्डेस्ट साइड। तो बाइक को पूरा मैंने हाईवे ट्यून्ड कर दिया है, सीट हाइट एकदम लो आ गई है। सो नाउ we'll go for the top speed test without the wind guard. चलो अभी आगे जाके थोड़ा मैं करूँगा। अभी क्या है ना, मेरे को मैं टॉप स्पीड टेस्ट तभी करूँगा जब मेरे को विजिबिलिटी दिखेगी, हाईवे पे आएंगे 2-3 स्ट्रेच अच्छे वहाँ पे करेंगे। पहले मैं थोड़ा यूज टू हो जाऊँ कि स्टीयरिंग ये नया सस्पेंशन कैसे बिहेव कर रहा है। भी कर देते हैं, हेलमेट कर देते हैं डाउन। भाई हेलमेट में नॉइस थोड़ा स्लो डाउन करके आपको मैं बता देता हूँ, जब तक आगे नहीं पहुँचा हूँ। हेलमेट में नॉइस बहुत आ रही है, तो जब तक स्पीड ऊपर रहेगी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी आपको, तो आप खाली वीडियो देखो, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ा। अभी ये स्ट्रेच आ रहा है आगे, इस पर ट्रायल करेंगे।
भाई विंडशील्ड की बात तो स्पीड कम हो गई है, मतलब विंडशील्ड जो है एरोडायनामिकली इस बाइक को हेल्प कर रही है। अभी देखते हैं रिवर्स साइड में कैसा रहता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी विंड बड़ी आगे से विंड ब्लास्ट खतरनाक हो, मेरे को भी पता नहीं लग रहा है जैकेट की वजह से, क्योंकि ये जैकेट पहनने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं लगता है। थोड़ी बल्कि सी जैकेट है, एक बार और ट्रायल मार लेते हैं। विंडशील्ड के साथ में बाइक 168 तक गई थी, अभी ये 162 तक मुश्किल से पहुंच रही है। सस्पेंशन मैंने लोएस्ट सेटिंग पे किया हुआ है। तो भाई मिस्ट्री मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले जब 168 पे चलाई थी तब से अभी तक 15 किलो बाइक में वेट ऐड हो चुका है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। सरप्राइजिंग हो गया है तो बिल्कुल ही, मैं सोच रहा था थोड़ा बढ़िया आएगी भाई स्पीड। चलो इसीलिए भाई आप हम लोग जो है ना, जो चीज़ें सोच के चलते हैं वो वैसे एक्चुअल में होती नहीं है। तो अपना ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, जो 1500 किलोमीटर्स का अपना रिव्यू है। गाइस ऑफ रोडिंग में बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया अभी तक चल रही है, ठीक है। मेरे को कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इंजन इशू, कोई भी चीज़ का इशू मेरे को नहीं आया है। हालांकि 1500 किलोमीटर बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट यार जर्नल रिफाइनमेंट और बाइक के बिहेवियर से आपको काफ़ी चीज़ें तो पता लग जाती हैं। सो मैं यही बोलूँगा कि भाई अभी तक की तो मेरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट अभी भी मैं वही कहूँगा कि वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि बाइक थोड़ा ऑफ रोडिंग में साइड वेज चली गई थी तो मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है। एक बारी 2 बारी मेरी बाइक गिर चुकी है, कोई किसी पार्ट को कोई डैमेज नहीं आया। पार्ट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि दे कैन टेक सम हिट, ठीक है। वो ऐसे कच्चे पार्ट्स नहीं है कि भाई थोड़ा सा लगा और बिखर गए। वो चीज़ प्रॉब्लम आती है मेटल के साथ, ठीक है। रस्ट लगना, टूट जाना, क्योंकि मेटल होता है ब्रिटल, प्लास्टिक होता है भाई फ्लेक्सिबल। प्लास्टिक जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए इट इज़ मच बेटर। जितनी भी आपको डर्ट बाइक्स वगैरह दिखेंगी उनमें प्लास्टिक आपको ज़रूर मिलेगा। तो गाइस ये हाईवे पे आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई इस डायरेक्शन में तो मैं स्पीड टेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम एक बारी फिर से क्या करेंगे ना, सब ये जो आगे मैंने गार्ड वगैरह लगाया वो निकाल के लाऊंगा, एक बारी फिर से करेंगे यार टेस्ट, ठीक है, विदाउट विंडशील्ड। और ये देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन वाले अपना काम ख़त्म करके वापस को जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ चश्मा निकाल देता हूँ। तो यार आज के व्लॉग में कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई, विंड स्क्रीन निकालने वाला पार्ट, और ये जो गियर मैंने नया गियर ख़रीदा है करीब 22-23 हज़ार रुपये का, ग्लव्स और ये राइनॉक्स की जैकेट, ये सब का मैं इसी वीडियो में डालने वाला था, बट मैं वो गलत रेजोल्यूशन में बना दिया, पोर्ट्रेट मोड में बना दिया, तो उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगा, ठीक है। मैंने नया गियर ख़रीदा है, इट इज़ वेरी गुड, मेरे को बहुत बढ़िया लगा अभी तक, ठीक है। राइनॉक्स का जो बेस्ट क्वालिटी जैकेट है वो ये है, ठीक है। इसका पैंट्स भी था साथ में, बट वो अपना बजट थोड़ा एक्सीड कर गया, इसलिए मैंने पैंट नहीं लिया है। ये पूरा सेट आता है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम शिप से आने पे लूँगा, शूज़ और पैंट्स, ठीक है। और अभी फिर से देखते हैं कितना जाती है आपकी ये जो टॉप स्पीड है। वैसे मेरे को पता है ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने करीब 8 किलो का तो गियर पहन रखा है और 8 किलो का आगे गार्ड लगा रखा है, तो भाई रफली 16 किलो के आसपास तो अपना ऐड कर दिया मैंने। बाकी यार एरोडायनेमिक्स के बारे में मैं कुछ अभी श्योरली बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, वो पता लगेगा बाद में ही। अभी वैसे भी आगे कंस्ट्रक्शन वाला सिस्टम चल रहा है, तो मैंने ज़्यादा बाइक को पुश भी नहीं किया। ये आगे देख रहे हो ना, ये ट्रक दिख गया। तो भाई बात बन नहीं भाई, तो स्पीड टेस्ट जो है वो तो फेल हो गया इसका विदाउट विंड स्क्रीन। बट सस्पेंशन की मैं बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम सेटिंग है उसमें मज़ा आ रहा है भाई, बिल्कुल ही हाईवे पे तो चलाने का।
ओके चलो। तो भाई विंडशील्ड आपको नहीं निकालनी है अगर आपको अपनी टॉप स्पीड हाई रखनी है तो। अब मैं बाइक का सस्पेंशन कर दूंगा सॉफ्ट टेस्ट से एक नॉच ऊपर, और इसको मैं ऑफ रोडिंग में थोड़ा ट्राई करूँगा। यार मैं भूल गया कितने करने थे, 15 भी रखता हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ इधर देखते हैं रिबाउंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, पीछे वाले को सॉफ्ट करते हैं करीब 15 के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 18 और 15 ये मैंने सेटिंग रखी है। ये मेरी फेवरेट सेटिंग है बाइक की। अच्छा हाईवे पे बता देता हूँ, जब मैंने पूरा स्टिफ किया ना भाई, गजब हैंडलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी हाईवे पे, तो मतलब मज़ा आ गया था हैंडलिंग का। भाई बंदे इसी बाइक को देखते हैं और सच्ची बता रहा हूँ विंडशील्ड निकाल के तो ना हर आंख मेरे ऊपर है। मे भी गियर का भी फ़र्क हो सकता है, बट वैसे भी यार मेरे को पता ही है, बाइक तो बहुत लोग देखते थे। तो रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है और रहने वाली है, क्योंकि यार KTM एडवेंचर कितने लोग खरीदते हैं आपको भी पता है। एक्स ले लेंगे, ठीक है एक्स, और इसमें डिफाइन हर कोई नहीं करेगा, बट हिमालयन सबसे ज़्यादा भाई मेरे को लगता है कस्टमर को खींचती है, क्योंकि वही लो एंड बोल के, और ये क्या बोलते हैं प्राइस सस्ता है उसका। तो KTM एडवेंचर यार कितने ही लोग लेते हैं। मेरे को खुद अभी तक जब से मैं देख रहा हूँ, मतलब जब से एडवेंचर लॉन्च हुई है, मेरे को कितनी मुश्किल से 10 एडवेंचर नहीं दिखी आज तक। ये मेरे वाली एडवेंचर मेरे को 2 दिखी हैं मेरे अलावा। उसके बाद जो पहले वाली एडवेंचर थी वो करीब 3 या 4, जिसमें एक खड़ी हुई थी सेकंड हैंड बिकने के लिए। उसके अलावा वही 3-4 ही बोलूँगा यार। तो मेरे को टोटल अभी तक 5-6 से ज़्यादा एडवेंचर दिखी नहीं है। और ये वाली की लुक थोड़ी कैची है ज़्यादा पिछली वाली के कंपैरेटिवली, ठीक है, बड़ी कूल सी लुक बनाई हुई है। सो रोड प्रेजेंस तो इसकी रहने वाली है, क्योंकि यार लोग ये देखते हैं क्या उनको अलग सा दिखाई दिया। जैसे V-Strom है, V-Strom की क्या ज़बरदस्त लुक है। कम लोग लेते हैं, ज़्यादा लोग लेते नहीं है V-Strom को। हालांकि मेरे को लग रहा है अब धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि जैसे लोगों को पता लग रहा है कि भाई अच्छी रिलायबल बाइक है। तो मेरे को भी V-Strom बड़ी प्यारी लगी यार, मज़ा आया चलाने में। अच्छा ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग अमेजिंग है भाई। ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ABS इसका बहुत अच्छे से काम करता है ऑन रोड एंड ऑफ रोड। मेरे को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक में। जो एक आधी प्रॉब्लम थी वो सर्विस सेंटर ने सोल्व कर दी है। दूसरी वो जो क्या बोलते हैं वाइब्रेशन की प्रॉब्लम थी, वो ये गार्ड लगाने के बाद से बंद हो गई है। हालांकि मैं गार्ड अभी निकालूंगा कुछ टाइम के बाद,
क्योंकि यार मैंने ये नोटिस किया कि गार्ड लगा के बाइक आगे से हो जाती है हैवी, ठीक है, और मेरे को फ्रंट व्हील पॉप करने में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। अब तुम कहोगे तेरे को फ्रंट व्हील क्यों पॉप करना है, तो भाई मेरे को करना, हम तो यूँ ही कराएंगे। हमें बाइक आगे से आ रही है, ठीक है, तो अपना साइड में लगा ना। तेरे ऊपर किसने तेरे को बोला कि तेरी 4 व्हीलर है तो तेरे को ज़्यादा हक है कि तू दूसरे की लेन में जाके भाई अंदर दूसरे के आगे कर देगा। तू अपनी लेन में रह। अगर तेरी लेन में ट्रैक्टर खड़ा है तो जब दूसरा बंदा अपनी लेन से निकल जाएगा तो तू उसकी लेन में घुसना। तेरे पास बाइक गाड़ी है, इसका मतलब ये इंडिया की प्रॉब्लम यही है भाई। यहाँ लगता है कि हमारे पास गाड़ी है तो सामने बाइक वाला जो है वो वर्थलेस है। मेरी लेन में कुछ है तो मेरे को रुकना पड़ेगा, सामने वाला आगे चाहे मेरी गाड़ी हो चाहे कुछ और। मैं ऐसे ही ड्राइव करता हूँ गाड़ी भी, 1.5-2 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी भी चलाई है, चाहे साइकिल वाला भी हो भाई। मैं ये नहीं कि उसके आगे वो कर दी और भाई वो अपना साइड में जाए। तो इसकी वजह से इंडियन रोड जो है यार अनसेफ है। पहला तो कंट्रोल की कमी, उसके बाद लोग बदतमीज़ और उनमें ज्ञान की भी कमी। हर किसी को नहीं कह रहा हूँ भाई, अच्छे ड्राइवर भी होते हैं। अगर तुम अच्छे ड्राइवर हो वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो देश को स्वच्छ रखने का। थोड़ी बहुत होप जो है हमारे देश के अंदर वो आप जैसे लोगों की वजह से है, जो ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करते हैं, प्रॉपर लेन फॉलो करते हैं, सेफ्टी का ध्यान देते हैं। यार यहाँ तो साली बारिश हो गई है तो मेरे को रिस्की एरिया लग गया फिर से। बारिश में तो ये बन जाता है जहन्नुम। चलो अब आ गए हैं तो आ गए हैं। अब मैं बोल के लाया कि ऑफ रोड जा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो भाई हाँ, ये चीज़ फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर सोच रहे हो ये बाइक ले लोगे और घुस जाओगे कीचड़ में और विजयी होके बाहर आ जाओ, तो ऐसा नहीं है। कीचड़ में बाइक नहीं परफॉर्म करती है भाई। देख ली कीचड़ की परफॉर्मेंस। भाई कीचड़ में ना उतना बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं करती है बाइक, क्योंकि टायर इसको चाहिए वो कौन से ऑफ रोडिंग वाले नोबीज। यार ये तो साला टूट गया। चलो कोई नहीं। भाई ये जहन्नुम है, मेरे को पता है इसका, क्योंकि साला अच्छा वो कैमरा बाइक पे माउंटेड नहीं था। ये है सारी चिकनी मिट्टी। यहाँ पे ट्रैक्टर फंस जाते हैं यार। ये तो फिर भी बाइक ही है। तो भाई आगे की रिकॉर्डिंग तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आगे चल रही है आर्मी ट्रेनिंग और वो फायरिंग ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अब ये फायरिंग हो रही है, थोड़ा सेंसिटिव डेटा हो गया, तो मैं क्यों ही रिकॉर्ड करूँ भाई, ठीक है। और मेरे को वैसे भी आगे नहीं जाना है, उसी आर्मी ग्राउंड से होते हुए जाना है। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो लोग को यहीं ख़त्म करते हैं। ऑफ रोडिंग के लिए फिर दोबारा आएंगे। यहाँ की ये रोड की थोड़ी हालत ख़राब है यार, इसमें मैं कीचड़ में कभी नहीं आता हूँ। यहाँ तो मैंने रॉयल एनफील्ड पल्सर 10 बारी गिराई है। तो ठीक है यार, फिर कभी मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। बेटर कंडीशंस में लेके चलेंगे ऑफ रोडिंग के लिए। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है भाई लोग।